गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। माय नेम इज नवीन बिरला। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सफलता गुरु। आज जो हमारा क्वेश्चन है वो मिसलेनियस क्वेश्चन है। जैसा कि मैंने आप लोगों के साथ प्रॉमिस किया था कि मैं प्रिपरेशन के क्वेश्चंस लेके आऊंगा, लेकिन मैक्सिमम 60 तो नहीं मिले, लेकिन 40 या 36 क्वेश्चन अराउंड तक मुझे मिले हैं, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स मूव ऑन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन से। तो आज एक गेम खेलेंगे। अब बारी है आपकी। preposition के क्वेश्चन है, एरर टाइप क्वेश्चन भी है, फिलिंग द ब्लैंक्स भी है। सो दीज ऑल आर क्वेश्चन फॉर यू दैट यू हैव टू गिव द आंसर वन बाय वन, एंड आल्सो यू कैन कमेंट इफ देयर इज अ प्रॉब्लम इन एनी क्वेश्चन, डेफिनेटली यू कैन कमेंट। तो स्टार्ट करने से पहले, आज के जो क्वेश्चन है स्टार्ट करने से पहले थोड़ी थोड़ी चीजें आप अपने आप को रिमाइंड कराएं। अपने पेन पेपर लेकर बैठे, कोई वर्ड, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें लिखनी पड़ेगी आपको। इट्स माइट बी पॉसिबल कुछ चीजें आपको लर्न नहीं होगी, तो मैं रफ शीट लेके, रफ पेज लेके स्लाइड पे आप नोट डाउन करूंगा, वो आपको अपना पेन डाउन करना है। तो जल्दी से अपना पेपर पेन लेकर बैठिएगा, जल्दी ले आइए। मैंने अपने स्ट्रक्चर अपने निकाल लिए हैं। ओवरऑल चीजें, ओवरऑल क्वेश्चंस हमारे सामने आ चुके हैं। तो लेट्स स्टार्ट, लेट्स मूव ऑन फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1। चलिए आंसर कमेंट जल्दी कीजिएगा भाई, जल्दी कमेंट कीजिए। क्वेश्चन को रीड आउट कीजिए, क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए, क्वेश्चन क्या कहना चाहता है वो आप देखिएगा। तो जल्दी से बताएं, आंसर बताएं भाई, जल्दी से आंसर बताएं। सामने आपके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्वेश्चन है, लेकिन यू हैव टू फोकस एट ओनली वन। आपको अभी फर्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करना है, तो जल्दी से बताते रहिए। और लास्ट क्लास में हमारी पोइट्री स्टार्ट ही नहीं हुई थी, इनिशियल नहीं हुई थी, तो आज मे बी पॉसिबल मैं आपके सामने एक पोइट्री रिलेट करूं। आप मुझे थोड़ा रिमाइंड कराइएगा, लास्ट क्लास में मैं भूल गया था। ऐसा ना हो कि आज के क्वेश्चंस करने में मैं फिर से भूल जाऊं, तो वो जरूर आपको मोटिवेट करेगी। और आई होप सो कि आज जो जितने क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो सारे ऑलमोस्ट सभी कैंडिडेट के एक्सपेक्टेशन करता हूं कि ठीक होंगे। तो सबसे पहले जल्दी से बताएं फर्स्ट का आंसर। क्वेश्चन को पढ़िए। Nobody can deny that Gandhi's ideas different than Lenin। जल्दी से बताते रहिए, आंसर बताते रहिए भाई। जल्दी से आप कमेंट करना स्टार्ट कीजिए, जब तक मैं भी अपने लिए पानी वगैरह मंगा लेता हूँ। थोड़ा गले में प्रॉब्लम चल रही है, मतलब नॉट इन द सेंस ऑफ द कोविड-19, जस्ट लाइक हैविंग सम थ्रोट प्रॉब्लम। तो जल्दी से स्टार्ट कीजिए भाई, जल्दी से बताए भाई। चलिए, बहुत सारे कैंडिडेट का जो ऑप्शन होगा वो शायद सी ऑप्शन होगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, सी ऑप्शन क्यों, अब उसकी भी बात कर लेते हैं भाई। यहाँ पे जो लिखा है वो क्या लिखा है, डिफरेंट देन। सबसे पहले मुझे बताइए, प्रॉपर विजिबल है, ऑडिबल है? तो इस अगर प्रॉपर है तो आगे बढ़ेंगे, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मैं अपनी टेक्निकल टीम से बोलकर ये ठीक करा दूंगा। जल्दी से बताएं आप। चलिए करते स्टार्ट। एक रफ शीट भी ले लें, क्योंकि इसके लिए कुछ चीजें लिखनी है। आपने ही पेपर पेन लिया होगा, या तो चलिए यहीं पे, ये तो छोटा सा पार्ट है, इसको यहीं रिलेट कर देते हैं, इसके लिए रफ शीट की जरूरत नहीं है। जब भी भाई डिफरेंट होगा, डिफरेंट लिखता है, तो डिफरेंट के साथ हमेशा याद रखना है, डिफरेंट के साथ कौन सी प्रेपोजिशन का यूज होता है? फ्रॉम। मैं कहता हूं आई एम डिफरेंट फ्रॉम यू, दिस ड्रेस इज डिफरेंट फ्रॉम दिस ड्रेस, दैट ड्रेस। मतलब ये लगा लीजिए, डिफर हो या डिफरेंट हो, both are same, and always carry the one preposition. This is called the phrase preposition also. Then you have to remember in your cup of tea, different from। तो फर्स्ट ऑप्शन जिसका भी सी है वो बिल्कुल ठीक है कि सी पार्ट में एरर था। लेकिन आज मैं चाहता हूं, आई वॉन्ट यू टू गिव ऑल द आंसर विद रीजन। आपको जितने भी आंसर देने हैं वो सारे रीजन के साथ देने हैं, विदाउट रीजन आपको कोई भी आंसर नहीं देना है। तो जल्दी से बताते रहिए आप सेकंड का आंसर। सेकंड का आंसर भाई जल्दी से, सेकंड आंसर, सेकंड का जल्दी बताइए भाई। आप लोगों की स्क्रीन के सामने क्वेश्चन है। आज मैंने कहा था जब भी क्वेश्चन होंगे तो आप लोगों को रिप्लाई करना है। मुझसे एक्सपेक्टेशन कम रखिए, कम इन द सेंस लास्ट में जो डिस्कस होगा, जैसे अभी मैंने डिस्कस किया, तो डिस्कस तो मैं करूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं सबसे पहले आप ट्राई करें। मैंने लास्ट क्लास में भी आपको समझाया था, until unless you try how can you get the knowledge। भाई जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे, there is not possibility to get over the knowledge। तो जल्दी से ट्राई जरूर कीजिए, बिना ट्राई के कुछ नहीं होता, बिना एफर्ट के कुछ नहीं होता। एंडेवर बहुत जरूरी है, जब तक आप एफर्ट नहीं करेंगे तब तक आप सक्सेड नहीं हो पाएंगे। तो जल्दी से सक्सेस पाने के लिए कुछ ना कुछ एफर्ट तो भाई जरूरी है ना। सेकंड,
कहता है he was very much engaged in his work when thieves entered into his house and took away a lot of things. कहता है he was very much engaged in his work. भाई वो काफी बिजी था अपने घर के कामों में. when the thief, जब चोर ने जब एंट्री की तो वो कुछ काम कर रहा था, काफी बिजी था और चोर जो है उसका काफी सारा सामान लेकर चला गया. तो इसमें किस में लग रहा है, किस पार्ट में एरर है, जल्दी से बताए. ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट. देन यू हैव टू फाइंड द एरर. एरर मींस जस्ट लाइक यू हैव टू चूज वन. दैट पार्ट विल बी जस्ट एरर. तो जल्दी से बताए. चलिए चलते हैं अपनी रफ शीट की तरफ, क्योंकि इसका थोड़ा कॉन्सेप्ट आपको लिखना पड़ेगा. मैं अपना एक रफ शीट ले लेता हूं. इस पे एक मैं कंडीशन लिख रहा हूं और उसके बाद कंडीशन को समझाने के बाद मैं आपसे बात करूंगा कि सेकंड क्वेश्चन में क्या एरर था. आप फटाफट आंसर दे देंगे. चलिए येलो ले लेते हैं. देखना भाई, ध्यान से सुनना बिल्कुल. किसी भी एंटर के बाद किसी भी प्रेपोजिशन का यूज आपको नहीं करना. रिमेंबर दिस पॉइंट इन योर माइंड. एंटर के बाद आपको किसी भी प्रेपोजिशन का यूज नहीं करना है एंटर शब्द के बाद, क्योंकि एंटर जो है एक वर्ब है जिसका मतलब है अंदर आना. हम अपना माइंड लगाते रह जाते हैं कि अंदर से बाहर जा रहा है, बाहर से अंदर आ रहा है. देन दिस टाइप ऑफ द पॉइंट यू विल नॉट टेक. इस तरह के पॉइंट बिल्कुल भी ना ले. दूसरी बात, अगर कोई काम स्टार्ट होना है, अगर कोई काम लॉन्च होना है या स्टार्ट होना है कहीं से, देन यू आर एबल टू टेक वन प्रेपोजिशन इनटू विद एंटर. तो एंटर के साथ एक प्रेपोजिशन जरूर काम करेगी. कौन सी? इनटू. क्लियर है यहां तक? जैसे मान लीजिए वी आर गोइंग टू एंटर इनटू दिस बिजनेस. मतलब अभी मैं बिजनेस में नहीं हूं, लेकिन मैं उसका पार्ट उसको स्टार्ट करने जा रहा हूं, उसका पार्ट बनने जा रहा हूं. तो कोई काम अगर स्टार्ट होने वाला है तो एंटर शब्द के साथ एक प्रेपोजिशन आप नोटिफाई कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं. कौन सी? इनटू. अदरवाइज देयर इज नो कंडीशन. एंटर के साथ कोई भी प्रेपोजिशन आपको यूज नहीं करनी है. अब अगर मैं स्क्रीन पे चलूं, अपनी स्लाइड पे चलते हैं, तो देखते हैं कि इसमें क्या एरर था भाई. सेकंड क्वेश्चन देखिए आपके सामने है. अब आप आंसर बता सकते हो, इजीली बता सकते हो, मेरी कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब मैंने आपको बता ही दिया कि भाई यहाँ जो है एक एंटर वर्ब लिखी है और अभी मैंने कहा था डू नॉट यूज एनी प्रेपोजिशन आफ्टर एंटर. देन यू हैव टू नोटिफाई दिस एंटर और इसके बाद क्या लगा हुआ है? इनटू. दैट्स मीन दिस इज नॉट रिक्वायर्ड. इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी, इसको हटा दीजिए. दैट्स मीन इस कौन से पार्ट में एरर था? नाउ वी कैन से द सी पार्ट इज एरर. क्लियर है यहां तक? क्या दोनों क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए या नहीं? जल्दी से कमेंट कर दीजिए भाई. बढ़ते हैं, लेट्स मूव ऑन थर्ड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे. व्हाइल शी वाज रिटर्निंग फ्रॉम कॉलेज अ रफियन अटैक्ड ऑन हर विद अ डैगर. भैया क्वेश्चन कह रहा है जब वो कॉलेज से अपने घर आ रही थी तो रफियन दैट्स मीन द सिनोनिम ऑफ रफियन की बात कर लेता हूं पहले. गून मतलब गुंडे, बदमाश. तो बदमाशों ने उस पर हमला कर दिया. डैगर मतलब छुरे से या चाकू से जो भी था उसे घसीट दिया या चाकू से उसे लूटने की कोशिश की. दैट्स मीन. अब इसमें एरर बताना है आपको, जल्दी से बताइए. अब मैं फिर एक अपनी रफ स्क्रीन पे जाऊंगा. पहले मैं आपको समझा देता हूं, उसके बाद आप आंसर देने की ट्राई कीजिएगा. लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग खुद भी ट्राई करें भाई. जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे आपको पता नहीं चलेगा. आप थोड़ा सा आप गैस करने की कोशिश कीजिए कि क्या आंसर होना चाहिए. ऐसा नहीं यार मैं पहले बता दूं, जैसे मैंने यहां लिख दिया था तो आपको पता चल गया था कि स्टेप्स ठीक है, एंटर के बाद इनटू नहीं आएगा. लेकिन इसमें पहले आप ट्राई कीजिए, आप कमेंट कीजिए.
जल्दी से बताएं, फिर मैं आपके लिए एक कोटेशन या एक कंडीशन लिखूंगा, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। जल्दी से बता दीजिए, जल्दी बताएं भाई, ट्राई कीजिए और कमेंट सब कीजिए, और वीडियो को भाई लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करते रहे। आज 436 क्वेश्चन है हमारे पास, आज इनको कंप्लीट करेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि प्रीपोजिशन चैप्टर हम अच्छे से कर चुके हैं। चलिए बड़े अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब इसकी कंडीशन की बात कर लेते हैं। रफ स्क्रीन ले लेते हैं अपनी स्लाइड पे, व्हाइट बोर्ड, यहीं पे मैं एक वर्ड और ऐड कर रहा हूं। देखिए मैंने अभी एक साथ आपको वर्ड नहीं बताए, क्यों नहीं बताए कि पहले आपको आज अपना माइंड लगाना है। जब मैंने प्रपोजिशन आपको कराया था तो मुझे पता होना चाहिए कि आपने कितना रीड आउट किया है, आपने कितना फोकस किया है, तो जल्दी से आप नोट डाउन भी करते रहे। मैंने फर्स्ट कंडीशन में ही वर्ड, मैंने आपको एक ही वर्ड बताया था, लेकिन अब मैंने वर्ड भी बढ़ा दिया है, 2 वर्ड हो गए। और ये आप अब आपके माइंड में यही चल रहा होगा कि सर देयर आर ओनली 2 वर्ड्स। नहीं, अभी जैसे जैसे क्वेश्चन आते रहेंगे भाई, वर्ड बढ़ते रहेंगे। तो अभी सिर्फ आप ये चीजें याद रखिए कि एंटर और अटैक के साथ कोई भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं करना। तो अगर अब मैं स्क्रीन को ओपन कर दूं तो आप बता सकते हैं अब किस पार्ट में एरर है, जल्दी से बताइए। अब आपको पता चल ही गया होगा। बहुत सारे कैंडिडेट्स बता रहे होंगे, बहुत सारे रिप्लाई भी आ रहे होंगे कि भैया यहाँ देखो सर, अटैक लिखा है, अटैक के बाद नो प्रीपोजिशन, नाउ वी कैन से द सी पार्ट, सॉरी डी पार्ट जो है वो एरर है। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है। चलिए बढ़ते अपनी नेक्स्ट स्क्रीन की तरफ। लेट्स मूव ऑन फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए भाई, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, लेकिन नंबर वाइज करेंगे। फर्स्ट फोर्थ करना है हमें, जल्दी से बताएं। क्वेश्चन को पढ़िए, क्या कहना चाहता है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और ट्राई करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े और समझने की कोशिश कीजिए और फिर अपना आंसर रिलेट कीजिए। आज आपकी बारी है, मेरी बारी नहीं है। आज टर्न जो है वो आपकी है, आपको पहले रिप्लाई देना है। हर बार मैं रिप्लाई देता हूं, पहले मैं समझाता हूं। देखिए रीजन भी मैं भी रीजन देता हूं। तो आज यही गेम है कि आपको सिर्फ फ्लूक नहीं करना, तुक्का नहीं मारना, रीजन के साथ आंसर देना है भाई। जल्दी से बताएं, किसी वर्ड का मीनिंग नहीं आ रहा हो तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। कहता है द डिक्लाइन ऑफ हिज मॉरल was caused by a lot of factors that were once fascinating to him। अब अगर चलिए मैं अब समझा देता हूं, शायद कैंडिडेट का आंसर जो है किसी का बी आ रहा होगा, किसी का डी आ रहा होगा। भाई बिल्कुल भी हेजिटेशन नहीं रखना। चलिए पहले चलते हैं अपने रफ स्क्रीन पर और मैं यहाँ पे एक वर्ड और ऐड कर देता हूं। अब आप कहेंगे सर पता चल गया कि हाँ सर, फैसिनेट भी इसी में है, फैसिनेट भी इसी में है। फैसिनेट द सिनोनिम ऑफ फैसिनेट, अट्रैक्ट, मतलब किसी को आकर्षित करना, किसी को आकर्षित करना। अब अगर मैं अपनी स्क्रीन पे, अपनी स्लाइड पे चलूं तो अब आप मुझे आंसर बता सकते हैं। कब आप कहेंगे बिल्कुल सर कि फैसिनेट के बाद कोई प्रपोजिशन का यूज नहीं करना, और यहाँ पे आपने कर रखा है टू। तो यहां से पेन लेके एक काम करते हैं, इस टू को काट देते हैं। नाउ वी कैन से द डी पार्ट इज एरर। क्लियर है यहां तक? यहां तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ, जल्दी से बताइए। जल्दी से बताए भाई, क्या यहां तक क्लियर हो गया है? अगर क्लियर हो गया हो तो फिफ्थ की तरफ भागिए आप, जल्दी से फिफ्थ की तरफ मूव कीजिए, जल्दी बताए। फिफ्थ का आंसर भाई कमेंट कीजिए, फिफ्थ का आंसर, फिफ्थ का आंसर कमेंट कीजिए। फिफ्थ का आंसर कमेंट करो भाई जल्दी से।
जल्दी जल्दी बताए भाई, जल्दी जल्दी बताओ। फिफ्थ का आंसर कमेंट करो, जल्दी से कमेंट कीजिए। चलिए इसके लिए भी बढ़ते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ। रफ स्क्रीन की थोड़ी सी जरूरत पड़ेगी, स्लाइड ले लेते हैं अपनी। रफ पेज लेते हैं अपना। देखिए मैं एक कंडीशन लिख रहा हूं, शायद आपको याद आ जाए। डू नॉट यूज ध्यान से देखिएगा, पढ़ते रहिएगा। स्क्रीन पे पढ़ने से ही आपको समझ में आ जाएगा और आप फटाफट एरर भी बता सकते हैं फिर। मैंने यहाँ पे कुछ वर्ड लिखे हैं। टुडे, टुमारो, येस्टरडे, दिस मॉर्निंग, येस्टरडे मॉर्निंग, येस्टरडे इवनिंग, दिस इवनिंग। इन वर्डों से पहले आप इन और ऑन, एट का यूज नहीं करना है। आपको इन वर्डों से पहले नेवर यूज इन, एट, ऑन। येस्टरडे, टुमारो मॉर्निंग, टुमारो इवनिंग, टुमारो आफ्टरनून, येस्टरडे इवनिंग। तो इन वर्डों से पहले नेवर यूज इन, एट और ऑन। लेट्स मूव ऑन स्लाइड। चलते हैं अपनी स्लाइड की तरफ, चलते हैं फिर देखते हैं वहां पे क्या एरर था। अब आप बता सकते हैं। देखिए कंडीशन इसलिए मैंने कहा था पेन और पेपर लेकर बैठिए, काफी कुछ सीखने को मिलेगा। और देखिए अगर आप सफलता गुरु के जरिए कुछ भी चीज अचीव कर रहे हो ना, कोई भी नॉलेज सिंगल से सिंगल मतलब कोई भी कॉन्सेप्ट अगर आप अचीव कर रहे हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करते रहे। चलिए, क्योंकि देखिए आप लोगों के लिए क्वेश्चन फाइंड आउट किए, उनको देखिए पीपीटी में तैयार कराना, फिर उनके बारे में सारा आपसे आपको रिलेट करना, इवन आप लोगों को प्रॉपर रिलैक्सेशन देना, प्रॉपर ये कहना कि आप कुछ भी क्वेश्चन, कहीं का भी क्वेश्चन आप हमसे पूछ सकते हैं। ओवरऑल एग्जाम ये आपको, ये मंच ऐसा है जो आपको पूरी हेल्प करने के लिए तैयार है। तो मैं कहता हूं वीडियो को लाइक करते रहे। कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी सब्जेक्ट का हो, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमारी टेक्निकल टीम देखकर फैकल्टी को बताएगी, फैकल्टी आपके पास विद ट्रिक और विद बेस ओवरऑल मेथड से आपको आंसर भेजेगी। अगर आपको एक मेथड से समझ में नहीं आता, दैट्स मीन वी कैन अडॉप्ट द सेकंड मेथड। लेकिन आप कोशिश तो करें, आप क्वेश्चन तो भेजे। जब तक आप क्वेश्चन नहीं भेजेंगे तब तक काम नहीं चल सकता। अब क्वेश्चन भेजने में क्या हो गया, वर्ड आ गया एफर्ट, तो वही बात आ गई ना मेहनत। भैया एफर्ट जरूर करना है। चलिए अब आप तो यहाँ देख रहे होंगे फैसिनेटिंग टू, तो यहाँ पे आपने बता ही दिया होगा कि सर डी पार्ट में गलती थी, यहाँ पे टू नहीं आएगा। चलिए हो गया खत्म। नेक्स्ट पे चलते हैं, फिफ्थ। नेक्स्ट बताइए भाई, जल्दी से बताइए। नेक्स्ट देखिएगा, टू ऑफ माई इंटीमेट फ्रेंड्स कॉल्ड ऑन मी ऑन येस्टरडे व्हेन आई वॉज अवे फ्रॉम होम। अब यहां देखिएगा ऑन येस्टरडे, ऑन, अच्छा ये तो हमारा हो गया था फैसिनेट, और ये फिफ्थ की बात हो रही थी शायद, है ना, वो तो मैंने बता दिया था फैसिनेट, इसकी बात हो रही थी, और ये भी मैंने स्क्रीन पे लिख दिया, सॉरी उसके लिए, मैंने दोबारा उसको बताया। येस्टरडे से पहले ऑन का यूज नहीं होगा, दैट्स मीन द पार्ट, कौन सा एरर है इसका, सी, द सी पार्ट इज एरर। नेक्स्ट है, सिमी टुक मी टू अ होटल एंड ऑर्डर फॉर अ कप ऑफ टी। चलिए अब फिर स्क्रीन की तरफ बढ़ना पड़ेगा भाई, लेकिन मैं चाहता हूं चलिए आप पहले ट्राई कीजिए क्या आंसर होना चाहिए, आप मुझे बताएं। नेक्स्ट है सिक्स्थ क्वेश्चन। चलिए मैं एक बार रफ स्क्रीन पे जाना चाहूंगा, तब मैं आपको एक बार समझा देता हूं। इसी में थोड़ा सा बैक करते प्रीवियस, इसी में एक वर्ड और ऐड करने जा रहा हूं भाई मैं। यहीं पे एक वर्ड और ऐड हो गया, ऑर्डर। डू नॉट यूज एनी preposition आफ्टर एंटर, resemble, order, fascinate,
अटैक, मैंने 5 वर्ड अभी आपको बता दिया, हालांकि रिसेंबल इस क्वेश्चन में आया नहीं लेकिन फिर भी एडिशनल मैंने बता दिया, आगे फर्दर किसी क्वेश्चन में होगा तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। डू नॉट यूज एनी प्रेपोजिशन आफ्टर एंटर, अटैक, रिसेंबल और कौन से वर्ड थे, ऑर्डर हो गया, रिसेंबल हो गया, अटैक हो गया, फैसिनेट हो गया, और भी वर्ड हम ले सकते हैं, साइन हो गया, और कौन सा वर्ड है यहाँ पे, ऑर्डर हो गया। तो इन वर्डों के बाद कोई भी प्रेपोजिशन का यूज ना करें। वर्ड तो और भी है लेकिन मैंने अभी आपको क्यों रिलेट नहीं कर रहा, क्योंकि जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे तभी रिलेट करूंगा, वरना सारी चीजें ओचपोच हो जाएगी। बात आई समझ में या नहीं आई? चलिए बढ़ते आगे। कॉम्बेट हो गया, असिस्ट हो गया, ओबे हो गया, ये बहुत सारे वर्ड है, लेकिन ये करने का बेनिफिट तभी है जब आप क्वेश्चन आए आपके सामने, क्वेश्चन आएगा तो आपको रिमेंबर आएगा, और वो एक एक वर्ड जब हम याद करेंगे ना तभी काम चल सकता है, तभी हम लर्निंग पावर हम अपनी बढ़ा सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ। अब बता सकते हैं आप, आंसर जल्दी से बताइए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑर्डर 4, दैट्स मीन गलत हो गया यहाँ पे, पेन ले लेते हैं, इस पार्ट में एरर था इसका, बी। क्लियर है यहाँ तक? बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 7, माई निस हैज बीन मैरिड विद द रिचेस्ट मैन। जल्दी से आंसर बताइए भाई, जल्दी से आंसर बताइए। चलिए मैं एक कॉन्सेप्ट बता देता हूं, आपको याद आ जाएगा अगर मैंने बताया हो पहले प्रपोजिशन में, अगर नहीं बताया तो फिर भी यहां देख लीजिए। इस कॉन्सेप्ट को नहीं बोलना, शी टू ही विद शी। इसको और अच्छे से समझा देता हूं मैं आपको, स्लाइड लेके, रफ स्लाइड ले लेते हैं। ये पॉइंट, ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। शी टू ही विद शी। अगर आप लड़की की बात पहले कर रहे हो ना तो ही के लिए क्या कोऑर्डिनेट करेंगे आप? टू। अगर लड़के की बात पहले कर रहे हो तो शी के लिए क्या कोऑर्डिनेट करेंगे आप? विद। मैं कहता हूं नेहा की शादी राहुल से हो गई या राहुल से है, नेहा इज मैरिड टू राहुल, ना कि विद राहुल। ध्यान रखना, अगर आप शी पहले लड़की को डिनोट कर रहे हैं, गर्ल को डिनोट कर रहे हैं, देन यू हैव टू कोऑर्डिनेट टू। किसके लिए? ही के लिए। अगर आप पहले कोऑर्डिनेट किसको कर रहे हैं? ही को, तो क्या कोऑर्डिनेट करना आपको? विद। अगर आप लड़की की बात पहले कर रहे हो देन टू एक्सेप्ट करना है। अगर आप लड़के की बात पहले कर रहे हो कि राहुल की शादी नेहा से हो गई या नेहा से है, ही इज मैरिड विद नेहा। क्लियर है यहां तक? यहां पे मैंने ऑप्शन आपको एग्जांपल से समझा भी दिया है। स्नेहा इज मैरिड टू राम। भाई यहां लड़की की बात पहले थी इसलिए टू, यहां लड़के की बात पहले थी इसके लिए विद। क्लियर है यहां तक? यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ। अब यहां पे क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है, क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है। और क्वेश्चन जब आपको ये कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया तो आप इसका आंसर इजीली दे सकते हैं। हमारा क्वेश्चन है पीछे 8th क्वेश्चन था ना हमारा, 7th। माई निस हैज बीन मैरिड। अब यहां देखिए, निस, निस होता है भतीजी, निस क्या होता है? भतीजी, और नेफ्यू क्या होता है? भतीजा। तो लड़की की बात पहले हो रही है, दैट्स मीन शी टू ही। तो यहां पे देखिए इसने क्या लगाया? विद लगाया है। इसने क्या लगाया? विद। तो इसी पार्ट में एरर था, विद की जगह क्या आना चाहिए था? जल्दी से बता दीजिए आप। सर विद की जगह टू आएगा। क्लियर है यहां तक? यहां तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसको क्रॉस कर देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 8th, जल्दी से बताइए भाई आंसर, जल्दी से बताइए 8th क्वेश्चन का।
8th क्वेश्चन का आंसर बताए भाई जल्दी से। कहता है द वेन्यू ऑफ एग्जामिनेशन इज 1 माइल फर्दर अप। फर्दर अप मतलब देखिए फर्दर आप एडजेक्टिव में यूज करते हैं फर्दर फार्दर, लेकिन यहाँ फर्दर अप का मतलब क्या है? गो हेड, मतलब आगे बढ़ना। फर्दर अप का मतलब क्या है? गो हेड मतलब बढ़ना। यहाँ फर्दर फार्दर का एडजेक्टिव का कोई रोल आउट नहीं है। यहाँ पे जो मेन फोकस करना है वो किस पे करना है? द डिक्लाइन, सॉरी, द वेन्यू ऑफ एग्जामिनेशन। जब भी आप वेन्यू किसी भी जगह शादी समारोह में जाते हैं, एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं, एग्जाम देने जाते हैं, तो एक वेन्यू होता है। वेन्यू के लिए हमेशा जो प्रीपोजिशन यूज होती है वो फ्रेज प्रीपोजिशन यूज होती है। कौन सी? फॉर। क्या यूज होगा यहाँ पे? फॉर। तो यहाँ पे जो आंसर होना चाहिए था ऑफ नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे होना चाहिए था फॉर। क्लियर है यहाँ तक? तो फर्स्ट पार्ट जो था वो आपका एरर था। बात आई समझ में या नहीं आई? जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन का रिप्लाई आप खुद कोशिश कीजिए। जल्दी से कोशिश कीजिए आप, नेक्स्ट आंसर दीजिए, फटाफट रिप्लाई कीजिए। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द डॉक्टर, ये डॉक्टर नहीं है भाई, ये डॉक्टर है। रेफर द पेशेंट फॉर द ओपीडी। ये तो आंसर आपको आ गया होगा। जब भी आपको कहीं रेफर करता है या आप किसी को रेफर करते हो, दैट्स मीन एक पर्टिकुलर जगह पे करते हो, डेस्टिनेशन पे करते हो, पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे जाने के लिए मैं कहता हूं यार मैं हरियाणा जा रहा हूं, वी आर गोइंग टू हरियाणा। आपको हरियाणा रेफर कर दिया गया, मतलब एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे आप पहुंच रहे हो। दैट्स मीन रेफर के लिए जो प्रपोजिशन जो यूज होगी वो क्या होगी? टू। तो यहाँ पे फॉर नहीं आना चाहिए था। किस पार्ट में एरर था? बी। क्लियर है यहां तक? यहां तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? जल्दी से बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी जल्दी आप भी कमेंट करने की कोशिश कीजिए, आप भी ट्राई कीजिए। देखो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? गलती तो होगा, गलत होगा तो आपका जो गलत कॉन्सेप्ट है वो माइंड से निकल जाएगा। जब हम डिस्कस करेंगे तो जो गलत कॉन्सेप्ट आपके माइंड में सेट है वो निकालना है। जल्दी से बताएं नेक्स्ट का आंसर। नेक्स्ट बताइए भैया, भाई नेक्स्ट बताओ, सारे ट्राई करो जल्दी से। देखिए कहता है बोथ द गर्ल्स आर सफरिंग। देखिए सफरिंग के लिए हमेशा एक प्रीपोजिशन काम करती है, कौन सी? फ्रॉम। यहां से आप अंदाजा लगाइए, गैस कीजिए कि क्या आंसर हो सकता है। भाई सफरिंग है तो फ्रॉम। अब यहां देखते हैं, इसमें फ्रॉम नहीं है, ये तो क्रॉस हो गया। इसमें फ्रॉम नहीं है, ये भी क्रॉस हो गया। आंसर निकालने का तरीका देखिए कैसे निकालते हैं। इसमें देखिए सफरिंग के साथ फ्रॉम आता है, इसमें फ्रॉम नहीं था, ये हमने हटा दिया ऑप्शन। ऑफ और फॉर में फ्रॉम नहीं था, ये भी हमने ऑप्शन हटा दिया। अब जो बच गया वो इसमें फ्रॉम है और इसमें, इन दो में से कोई एक, इधर वी हैव टू चूज, है ना, वी हैव टू चूज वन। अब यहां देखते हैं सफरिंग के साथ फ्रॉम आना है। यार ये पहला ऑप्शन तो ये विद रिलेट कर रहा है, तो यहां से ये गलत, तो बच गया एक ये ऑप्शन। क्लियर है यहां तक? फॉलीज कहता है, फॉलीज जो उसकी नाकामियत या कोई और रीजन जो फेलर जैसे भी, मतलब ये सारे एग्जांपल हम इसमें ये सारे मीनिंग हम लेते हैं। हर फॉलीज व्यर्थ मतलब उसकी नाकामियत, तो उसके लिए जो प्रीपोजिशन यूज हुई है वो क्या हुई है? फॉर। सफरिंग के लिए जो यूज करना था हमें क्या यूज करना था? फ्रॉम फीवर एंड द अदर फॉर हर फॉलीज। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कीजिए। 11th नंबर जल्दी से बताएं, जल्दी बताइए। जल्दी जल्दी बताएं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से आंसर देने की ट्राई कीजिए। चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। टुडे ही रिवील्ड द फैक्ट दैट ही वॉज एंग्री ऑन मी बिकॉज आई हैड नॉट हेल्प्ड हिम। चलिए क्वेश्चन बड़ा इजी है और आंसर आप लोगों का आ भी गया होगा, बहुत सारे कैंडिडेट ने आंसर दे दिया होगा। देखिए यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है कि एंग्री ऑन, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझना है। एक काम करता हूँ, मैं रफ शीट लेके आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे एक रफ पेज ले लेते हैं हम।
शी इज एंग्री डैश। देखिएगा, जब भी आप किसी से प्लीज्ड होते हैं या एंग्री होते हैं, गुस्सा होते हैं, नाराजगी या खुशी, जब भी आप किसी से ओवरऑल नाराजगी या ओवरऑल खुशी की बात हो, मैं कहता हूं यार मुझसे नाराज है, मुझसे गुस्सा है, इसमें सारी चीजें आ गई, वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ टीचिंग, असाइनमेंट्स, नॉलेज, व्हाट्सएवर, एवरीथिंग, बिहेवियर वगैरह सब। जब भी आप किस से ओवरऑल नाराजगी, ओवरऑल खुशी की बात हो रही है, तो उसके लिए जो प्रेपोजिशन रिलेट करते हैं हम क्या करते हैं, विद। लेकिन किसी से पर्टिकुलर एक चीज से नाराजगी, एक चीज से खुशी, मैं कहता हूं यार मेरे बिहेवियर से खुश है, मतलब किसी पर्टिकुलर चीज से, तो उसके लिए मेरे बिहेवियर से नाराज है, उसके लिए क्या यूज करेंगे हम, एट। यहां तक बात आई समझ में या नहीं आई? ओवरऑल नाराजगी खुशी विद, पर्टिकुलर नाराजगी खुशी, उसके लिए एट। प्लीज्ड का मतलब होता है खुश, इसमें एक वर्ड और आप ऐड ऑन कर सकते हैं, प्लीज्ड मतलब खुशी। क्लियर है यहां तक? क्लियर है यहां तक? जल्दी से बताएं। ओवरऑल नाराजगी, ओवरऑल खुशी, उसके लिए विद। एक चीज से नाराजगी, एक चीज से खुशी, उसके लिए एट। अब अगर हम अपनी स्लाइड पे चले जाएं तो यहां देखना क्या लिखा है, अब आप अपने आप आंसर बता सकते हैं मुझे। आंसर देखिएगा, तो यहां पे लिखा है एंग्री ऑन मी। मी में सब सारी चीजें आ गई है, मी में सब कुछ आ गया, तो मी के लिए हम क्या यूज करते हैं, यहां क्या होना चाहिए था, विद। तो दैट्स मीन वी कैन से सी पार्ट इज एरर। क्लियर है यहां तक? यहां तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ, जल्दी से बताएं। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं भाई। 11 क्वेश्चन तक हम कंप्लीट कर चुके हैं, 12th करते हैं, अब आपकी बारी है, तो थोड़ा सा आप भी कोशिश कीजिए, जल्दी से आप ट्राई कीजिए अब इस क्वेश्चन को करने की, जल्दी से कोशिश कीजिए। देखिए जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे तब तक तो बेनिफिट नहीं होने वाला है ना, तो जल्दी से ट्राई कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, देखिएगा, क्वेश्चन पढ़ते हैं। शी इंसिस्ट यू स्टे अंटिल हर हस्बैंड कम्स होम। देखिए यहां पे देखिए, जब मैंने प्रेपोजिशन क्लास स्टार्ट की थी तो मैंने कहा था देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रेपोजिशन। फर्स्ट वन इज सिंपल प्रेपोजिशन जो आप अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं, सेकंड वन इज कंपाउंड प्रेपोजिशन, थर्ड वन फ्रेज प्रेपोजिशन। फ्रेज प्रेपोजिशन मैंने आपको बताया था कि जो प्रेपोजिशन वर्ब के साथ हमेशा कनेक्ट रहे। एग्जांपल भी कुछ ऐसे दिए होंगे आपको, मैंने बेंट ऑन, बेंट जब भी होगा तो ऑन लगाना है आपको, अबाउट होगा तो टू लगाना है, वैक्स होगा तो एट लगाना है, सरप्राइज होगा तो एट या टू कोई भी आप रिलेट कर सकते हैं। ऐसी प्रेपोजिशन एक यहां मुझे नजर आ रही है, इंसिस्ट। क्या नजर आया? इंसिस्ट। तो यहां पे आपको याद रखना है, इसका मैं यही समझा देता हूं। इंसिस्ट, इंसिस्ट के साथ हमेशा क्या यूज करना है, ऑन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। दैट्स मीन इंसिस्ट ऑन यू, और यहां स्टे की जगह क्या होना चाहिए था, स्टेइंग। क्लियर है यहां तक? इसको रब करके थोड़ा दोबारा लिख देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। मतलब कॉन्सेप्ट को समझिए कि इंसिस्ट है, इंसिस्ट के साथ हमेशा ऑन, उसके साथ जिरंट फॉर्म, दैट्स मीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो यहां पे क्या होना चाहिए था, स्टेइंग। क्लियर है यहां तक? यहां तक क्लियर है? तो सेकंड पार्ट में एरर था इसके। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 13। जल्दी से देखिए, देखिए मैं थोड़ा सा इधर इसलिए आ रहा हूं क्योंकि थोड़ा रिफ्लेक्शन पड़ रहा है, मतलब प्रॉपर वहां से यहां से मेरे को प्रॉपर दिखाई नहीं दे रहा, तो इसलिए मैं थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ने के लिए यहां आ जाता हूं। आपके माइंड में बार बार आ रहा होगा कि सर इधर होके क्यों पढ़ रहे, ऐसा कुछ नहीं है भाई। I wonder if my colleague would like it go to the conference with me। जल्दी से बताइए भाई, जल्दी से बताइए, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, बड़ा आसान क्वेश्चन है ये। शायद आप लोग मुझसे ना पूछे, मैं ये एक्सपेक्टेशन करता हूं, क्योंकि इतना आसान क्वेश्चन है कि आप 1 सेकंड में कर सकते हैं।
भाई आपने कुछ ऐसे सेंटेंसेस आपने सुने होंगे, आई वुड लाइक टू हैव अ कॉफी, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, है ना, वेयर वुड यू लाइक टू गो। इतना रिलेट करने के बाद आपको आंसर आ ही गया होगा कि सर यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है वुड लाइक, यहाँ पे इट नजर आ रहा जो कि गलत है। क्या होना चाहिए था, यहाँ पे क्या आना चाहिए था, वुड लाइक टू गो, वुड लाइक टू गो। हमारा 11th क्वेश्चन था शायद 13। तो यहां से देखिएगा ये जो इट है ये गलत हो गया, दैट्स मीन यहाँ पे क्या आना चाहिए था, क्या प्रपोजिशन रिलेट करेगी, टू। क्लियर नहीं आता है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाइए अपने, जल्दी से बताएं। We should focus our attention at the road where accidents have already occurred. तो जल्दी से आंसर बताए भाई, जल्दी से आंसर बताए भाई, रिलेट कीजिए जल्दी से आंसर। अगर फोकस की बात करूं तो फोकस है, लुक है, एम है, टारगेट है, पॉइंट है। मैंने कितने वर्ड रिलेट किए, 5 वर्ड। कौन कौन से, आई रिपीट, फोकस, लुक, एम, टारगेट और पॉइंट। इनके साथ आता है हमेशा एट, लेकिन फोकस के साथ यहां देखिए, फोकस के लिए तो एट ठीक है, लेकिन यहां पे क्या है, अटेंशन। यहां पे फोकस के लिए प्रेपोजिशन की बात होती तो उसके लिए तो हम एट यूज करते, लेकिन यहां पे तो बात अटेंशन की है भाई, इस नाउन की बात हो रही है, इस नाउन की बात हो रही है। तो जल्दी से बताएं, आंसर बताएं भाई। इतना हिंट मैंने दे दिया तो आपको पता चल जाना चाहिए था, जल्दी से बता दीजिए क्या आंसर होगा, जल्दी से बताएं, बताओ भाई जल्दी से बताइए। अरे अटेंशन कर रहा है, किसकी तरफ कर रहा है भाई, अटेंशन ऑन द रोड, किसकी तरफ, ऑन द रोड। नेक्स्ट में बढ़ जाइए 15, क्या कह रहा है 15 क्वेश्चन, with regard to implementation the details of the proposal the committee was divided in its opinion। जल्दी से आंसर बताए भाई, जल्दी से आंसर दीजिए भाई। क्वेश्चन बढ़ते जा रहे हैं, आप लोगों के कमेंट घटते जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। जैसे आपको चैप्टर करा दिया है तो उसके बाद आप भी तो ट्राई कीजिए कुछ। तो यहां पे देखिए आपको नजर आ रहा होगा, with regard to implementation, with regard to implementation, 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 implement होता है लागू करना। तो यहाँ पे नाउन है implementation, उसके साथ जो preposition रिलेट होती है वो क्या होती है, implementation of the detail, मतलब किन चीजों को लागू किया गया, कौन सी ऐसी डिटेल थी उसके बारे में बात हो रही है भाई, किन चीजों को। तो कहता है इंप्लीमेंटेशन, विद रिगार्ड टू इंप्लीमेंटेशन ऑफ द डिटेल, इसके संबंध में, इसके रिगार्डिंग बात हुई है कि द प्रपोजल जो था वो कमेटी का, उनका जो ओपिनियन था वो सबका अलग अलग था, उनका जो मत था वो अलग था। क्लियर है यहां तक? तो इंप्लीमेंटेशन के बाद क्या प्रपोजिशन रिलेट करनी चाहिए थी हमें, ऑफ। यहां तक क्लियर हुआ। नेक्स्ट है रियल एस्टेट प्राइसेस इन द बिजनेस डिस्ट्रिक्ट ऑफ द सिटी are expected to rise at 15% this year। जल्दी से आंसर बताएं, जल्दी से आंसर बता दीजिए भाई, जल्दी से आंसर बताइए। चलिए देखिएगा, अगर देखिए कोई भी चीज, कोई भी रेट या कोई भी प्राइस हाइक या केसेस जो भी है बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं भाई, 15% जो है बढ़ गया है रेट, या 15% लेस हो गया है, डिक्रीज हो गया है, केसेस के रेट जो है 15% इंक्रीज हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। तो भाई कोई भी चीज का बढ़ना या घटना, उसके लिए जो प्रपोजिशन यूज करते हैं वो क्या करते हैं, बाय, ना कि एट। यहां तक बात आई समझ में या नहीं? कहता है एक्सपेक्टेड टू राइज, कितने परसेंट तक एक्सपेक्ट है बढ़ने के, 15% तक, 15% तक। इस साल जो है 15% तक बढ़ने के एक्सपेक्टेशन है। क्लियर है? याद है, कोई भी चीज का मान लीजिए प्राइस हाइक होना या पेट्रोल के दाम बढ़ने हैं, कितने परसेंट तक बढ़ सकते हैं, 3%, मतलब बाय 3%, बाय 3%, ना कि एट। एट इसने क्यों दिया, एक पर्टिकुलर
पर्टिकुलर वैल्यू के लिए, लेकिन पर्टिकुलर वैल्यू जो है वो एक्सपेक्टेशन कर रहा है कि इतने तक बढ़ सकता है। जब भी आप किसी चीज के बढ़ने की एक्सपेक्टेशन करते हैं, देन यू हैव टू कोऑर्डिनेट ओनली द वन प्रपोजिशन, यू कैन गो थ्रू बाय। क्लियर है यहां तक? बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 17 जल्दी से, जल्दी से बताएं भाई। 17 पे आ गए हैं हम, जल्दी आंसर बताएं। देखिए यहां पे कुछ मुझे ऐसा नजर आ रहा है, यहां पे देयर एज, पेन ले लेते हैं अपना। There is a tax benefit for the income of the senior citizen। भाई टैक्स बेनिफिट किन के लिए, किसके लिए, मतलब किन पर टैक्स बेनिफिट हो रहा है भाई, किस पर? दैट्स मीन सीनियर सिटीजन पर, सीनियर सिटीजन की इनकम पर टैक्स बेनिफिट हो रहा है। किन की? सीनियर सिटीजन की इनकम पर। दैट्स मीन फॉर नहीं आएगा, क्या आना चाहिए था? ऑन। क्वेश्चन को जब मैंने पढ़ा तो मैंने 3 बार आपके सामने रिलेट भी किया, किनकी इनकम पर टैक्स बेनिफिट हो रहा है भाई, किनकी इनकम पर, दैट्स मीन द टैक्स बेनिफिट ऑन द। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जल्दी से बताए भाई, जल्दी बताइए भाई, आंसर आने दीजिए, फटाफट आंसर दिया करो यार, कमेंट करो जल्दी से जल्दी। जल्दी बताएं, चलिए यहां देखिएगा। There are many ways of which inflation can be measured। बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं जिससे हम महंगाई की दर को नाप सकते हैं, जिसके कारण जिसके कारण या जिससे जो भी है, इन दोनों वर्डों का मीनिंग जो होता है वो ऑफ विच ना होके क्या होता है भाई, बाय विच। कोई भी आप रीजन देते हो तो बाय विच से देते हो, ना कि ऑफ विच से। ये नहीं होना चाहिए था। दैट्स मीन द एरर पार्ट इज सेकंड। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जल्दी से। कहते हैं मैनी poverty alleviation schemes are not applicable of slum dwellers in metro cities। मुझे आंसर यहीं तक पढ़ते हुए मुझे पता चल गया है, तो आपको भी पता चल गया होगा कि यहाँ पे एक वर्ड लिखा है एप्लीकेबल, जो कि एक फ्रिज प्रपोजिशन के रूप में काम करता है, एप्लीकेबल टू ना कि ऑफ। दैट्स मीन देखिए इतना ये क्वेश्चन करने का क्या बेनिफिट हो रहा है, इससे आपको फ्रेज प्रपोजिशन साथ के साथ याद भी हो रही है। अगर मान लीजिए एक पेज या एक पीपीटी बना के स्लाइड दे दिया जाए आपको, या पीडीएफ दे दिया जाए, तो वो आप याद नहीं करेंगे। सेंटेंसेस में जैसे ही आप समझ रहे हो कि हाँ यार एप्लीकेबल है, तो कभी ना कभी ये बातें आपको याद रहेगी कि सर ने एप्लीकेबल के साथ टू लगाया था। क्लियर है यहां तक? तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जल्दी से बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन। Video games may not necessarily adversely affect the academic results in children। भाई academic result in children क्या, बच्चों में या बच्चों का रिजल्ट? खुद सोचिए, बच्चों में रिजल्ट निकलेगा या बच्चों का रिजल्ट निकलेगा? दैट्स मीन academic result of children। तो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था। और जल्दी से आप अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते रहिए और आंसर देते रहिए जल्दी से, जल्दी जल्दी बताए भाई। आंसर बताएं नेक्स्ट। जल्दी बताइए भाई। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। द स्टडी फोकसिंग एक्सक्लूसिवली टू। देखिए यहीं तक पढ़ते हुए आंसर आ गया। आपने कभी एफएम सुना होगा या कोई चैनल पे बात हुई होगी किसी स्लैब की, तो आपने सुना होगा एक्सक्लूसिवली ऑन 99.3 एफएम, मतलब एक पर्टिकुलर पर, मतलब एक्सक्लूसिवली के साथ एक प्रपोजिशन यूज करते हैं क्या, ऑन। तो आपको यहीं तक याद आ जाना चाहिए था कि सर एक्सक्लूसिवली टू नहीं होगा, दैट्स मीन ऑन। आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं थी।
देखिए कितना ही लेंथी वो क्वेश्चन लिख दें, पकड़ा कैसे गया यार, एक्सक्लूसिवली एक पर्टिकुलर उसके लिए होता है कि इस चैनल पर, मतलब कि उसके लिए ऑन, लेकिन पर्टिकुलर के लिए अब आपके माइंड में आ रही होगी कि सर वो तो एट यूज करते हैं। भाई बिल्कुल ठीक है, पर्टिकुलर के लिए पॉइंट के लिए एट ही यूज किया जाता है, लेकिन एक्सक्लूसिवली जब वर्ड आता है, जब एडवर्ब आती है, तो ये जो अपने साथ प्रीपोजिशन यूज करती है वो क्या करती है, ऑन। क्लियर है? यहाँ तक बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपके सामने आ गया भाई। मैं देखो एक चीज आपको समझा रहा था, पार्ट यहाँ पे लिखा है, पेन ले लेते हैं सबसे पहले। पार्ट, जब भी पार्ट की बात हो ना, तो पार्ट फ्रॉम, एक तो पार्ट फ्रॉम काम करता है और एक विद करता है। तो पार्ट फ्रॉम जो होता है वो क्या होगा, आपको ये ध्यान रखना है, और विद जो है वो क्या होगा, वो भी ध्यान रखना है। तो जब भी पार्ट फ्रॉम की बात है, पार्ट फ्रॉम होता है जब आप किसी के, मतलब ये लगा लीजिए जब आप किसी चीज को समथिंग, किसी के अंदर का कोई पार्ट हो, या लिविंग पर्सन समझिए, लिविंग के लिए जब किसी का पार्ट बनने जा रहे हो तो उसके लिए क्या होगा, फ्रॉम, और नॉन लिविंग के लिए क्या यूज करना है, विद। क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ देखिए, यहाँ लिविंग पर्संस की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या प्रेपोजिशन आनी थी, फ्रॉम। तो सिंपल सा तरीका है समझने का, पार्ट फ्रॉम फॉर लिविंग, पार्ट विद फॉर नॉन लिविंग। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। द टीचर ऑर्डर्ड मी टू राइट, जल्दी से बताएं। बहुत सारे कैंडिडेट ने आंसर दिया होगा विद, गलत। जब भी आप राइट करते हो पेन से या पेंसिल से, जो भी है, राइट इन, क्या आएगा, इन। विद नहीं लगाना भाई, बिल्कुल बार बार कह रहा हूं, विद नहीं लगाना। बहुत सारे कैंडिडेट ने विद लिख दिया होगा, गलत। नेक्स्ट है, द हिंदू रिलीजन हैज बीन एग्जिस्टेंस टाइम इमेमोरियल, बहुत ही अच्छा वर्ड आ गया, इसके लिए स्क्रीन लेनी पड़ेगी भाई, रफ स्क्रीन पे काम होगा अब तो। चलो यही समझा देता हूँ, स्क्रीन की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन यही लिखा है, टाइम इमेमोरियल। टाइम इमेमोरियल होता है शिफ्ट इन टाइम। क्या होता है, शिफ्ट इन टाइम, शिफ्ट इन टाइम, प्रॉपर विजिबल हो रहा होगा, शिफ्ट इन टाइम। मैं कहता हूं मॉर्निंग टू इवनिंग तक मैं पढ़ाता रहता हूं, मंडे टू सैटरडे तक मैं क्लास लेता हूं, तो शिफ्ट हो रहा है ना, मंडे से सैटरडे, मॉर्निंग टू इवनिंग शिफ्ट हो रहा है। जब भी शिफ्टिंग की बात हो, तो यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट टाइम को देख के कोई एट लगाएगा, कोई सिंस लगा देगा, ऐसा कुछ नहीं करना भाई। इस वर्ड को रट लो, एग्जामिनर इस वर्ड का पीछा नहीं छोड़ रहा। टाइम इमेमोरियल के लिए कौन सी प्रीपोजिशन काम करती है, फ्रॉम। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, जल्दी से बताएं। द लॉयन स्प्रिंग डैश द काउ। अब यहां देखिएगा, यहां पे मैं एक कॉन्सेप्ट बना रहा हूं, ऑन और अपॉन। ऑन का जो यूज करना वो स्टेबल के लिए करना है, अपॉन का जो यूज करते हैं वो हम अनस्टेबल के लिए करते हैं। किसके लिए, अनस्टेबल। तो अगर मैं कहता द बुक इज डैश द टेबल, बुक जो है स्टेबल है, तो वो उसके लिए तो क्या आता, ऑन आता। लेकिन लोयन तो अनस्टेबल है, मूव कर सकता है, मोशन कर सकता है, इधर से उधर जा सकता है, दैट्स मीन द लोयन स्प्रिंग अपॉन द काउ। क्लियर है यहां तक? दोबारा बता देता हूं ये दोनों चीजें। जब भी टाइम इमेमोरियल है तो उसका मीनिंग क्या है, शिफ्ट इन टाइम, शिफ्ट इन टाइम। जब भी टाइम शिफ्ट होगा, मॉर्निंग टू इवनिंग, मंडे टू सैटरडे, 1989 टू 1999, मतलब शिफ्टिंग हो रही होगी, तो उसके लिए क्या करना, ना तो सिंस ऐड ऑन करना, ना फॉर ऐड ऑन करना, ना टाइम को देखते हुए एट ऐड ऑन करना। यू हैव टू गो थ्रू ऑलवेज फ्रॉम। इस वर्ड के लिए याद रखना आपको। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। ऑन जो यूज होगा वो किसके लिए, स्टेबल के लिए, और अपॉन जो यूज होना था वो किसके लिए होना था, अनस्टेबल के लिए। तो भाई लोयन तो मूव कर सकता है, उसके लिए क्या यूज करते हैं हम, क्लियर है यहाँ तक? लोयन तो मूव कर सकता है, उसके लिए क्या यूज करना था, अपॉन। और स्टेबल होता तो उसके लिए क्या करते हैं, ऑन। नेक्स्ट है, पुलिस आर नॉट अलाउड टू एंटर, नो प्रेपोजिशन। एंटर के बाद कोई भी प्रेपोजिशन नहीं आएगी। मैंने अभी बात भी की थी इसके बारे में, वर्ड लिखवा भी दिए मैंने आपको। ट्रांसलेट दिस पैसेज फ्रॉम उर्दू। भैया स्टेज 1 से स्टेज 2 तक कन्वर्ट करना है, फर्स्ट स्टेज से सेकंड स्टेज में कन्वर्ट करना है। मैंने लास्ट क्लास में समझाया था, जब भी स्टेजेस की बात हो, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, मतलब कि कन्वर्जन के लिए हमेशा क्या कोऑर्डिनेट करना है, इनटू। द हाउस शुड बी डिस्पोज्ड डैश द मैनर इंडिकेटेड बिलो। जल्दी से बताए भाई, डिस्पोज्ड के साथ जो होता है, जो प्रेपोजिशन, अब यहां देखिए डिस्पोज्ड के साथ इन द मैनर, अब यहां इन लगाया हुआ है तो नो प्रेपोजिशन। क्लियर है यहां तक? यहां तक क्लियर है? यहां पे आंसर पहले ही लिख दिया है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने। I found him leaning
भाई मैंने उसे जो है दीवार पर खड़े हुए, चेयर पर खड़े हुए देखा, दैट्स मीन ऑन। क्या आएगा? ऑन। क्लियर है यहां तक? अब आपके माइंड में जा रहा होगा सर लीनिंग के साथ अगेंस्ट भी लगता है। बिल्कुल लगता है भाई, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन वो होता है सहारा लेकर खड़े होना। जैसे मैं अभी खड़ा हूं, मैं पोडियम का सहारा लेकर खड़ा हूं, लीनिंग अगेंस्ट। क्लियर है यहां तक? यहां तक क्लियर हुआ? लेकिन अगर मैं इस पोडियम पर खड़ा हो जाऊं तो उसके लिए ऑन। आगे बढ़ते हैं। लास्ट ईयर माय फ्रेंड लीव, भाई सोनीपत की बात हो रही है, छोटा मोटा टाउन है। अगर हरियाणा होता देन यू हैव टू पुट इन, अभी सोनीपत की बात है, छोटा मोटा टाउन है, उसके लिए एट। नेक्स्ट है इट हैड ए स्मॉल किचन गार्डन। भाई मेरे बैक में मतलब एक स्मॉल किचन गार्डन है। बैक में कोई पर्टिकुलर जगह तो नहीं है, बहुत सारी है जगह तो। क्लियर है यहां तक? तो कोई पर्टिकुलर का वो नहीं है, दैट्स मीन पर्टिकुलर का वो नहीं है, तो इन द बैक। नेक्स्ट, हिज हाउस इज वेरी डिफरेंट के साथ मैंने अभी फर्स्ट जब स्टार्ट किया था क्लास तो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन ही डिफरेंट का था, उसके साथ मैंने आपको बताया था डिफरेंट के साथ क्या कोऑर्डिनेट करते हैं हम, फ्रॉम। तो बातें समझ में आ रही है या नहीं और एक सेकंड में आंसर आ रहा है या नहीं, जल्दी से बताएं। रिसेंबल मैंने आपको अभी बताया था कि एंटर, अटैक, कॉम्बेट, साइन, ऑर्डर, रिसेंबल, इनके बाद कोई भी प्रेपोजिशन का यूज ना करे तो भैया किसी भी प्रेपोजिशन का यूज नहीं होगा। क्लियर है यहां तक? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताएं। अब यहां देखिए, कहता है ऑफ द ब्रेव डिजर्व द फेयर। भाई जो भी ब्रेव होगा वो कहीं ना कहीं कंपैरिजन दो की बात हो रही होगी या बहुत सारों की, जितने भी बात करें वो कहता है जो भी ब्रेव होगा वो डिजर्व करता है, वो मतलब एक अच्छाई के लिए, अच्छे इनाम के लिए डिजर्व करता है, दैट्स मीन ऑफ द ब्रेव डिजर्व। क्लियर है यहां तक? क्लियर है यहां तक? ऑफ द का एक स्ट्रक्चर है, जब मैं जब आपको आर्टिकल कराऊंगा तब मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, या मैं अभी थोड़ा सा समझा देता हूं। व्हेन यू हैव टू चूज वन बिटवीन टू, जब आपको दो के बीच में से किसी एक को चूज करना, देन यू हैव टू टेक दिस स्ट्रक्चर, द प्लस कंपैरेटिव मैं इसको रफ स्क्रीन पे लिख देता हूं ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। रफ स्क्रीन ले लेते हैं या यहीं पे लिख देता हूं, कोई नहीं, पेन ले लेते हैं यहां से। द प्लस कंपैरेटिव प्लस ऑफ प्लस द। क्लियर है यहां तक? प्लस प्लूरल। मैं कहता हूं नेहा इज एबलर ऑफ द टू सिस्टर्स। क्लियर है यहां तक? तो देखिए स्ट्रक्चर ऑफ द टू सिस्टर्स, तो यहां पे जो स्ट्रक्चर है वो भी यही है, ऑफ। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट है इट हैज बीन रेनिंग कैट्स एंड डॉग सिंस मंडे लास्ट। मंडे से बारिश हो रही है भाई, लास्ट मंडे से तो फिक्स हो गया, उसके लिए सिंस। These days I am busy in writing a book on grammar, on grammar। क्लियर है यहां तक? यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर हो गया या नहीं? तो जल्दी से बताएं कैसा लगा ये प्रैक्टिस सेशन आपको। मिसलिनियस क्वेश्चन थे, प्रेपोजिशन के थे, लेकिन एक अच्छी बात आपको ये लगी होगी कि इसमें मैंने स्पेसिफिक प्रेपोजिशन के क्वेश्चन डाले, लेकिन बुरी बात भी थी, बुरी नेगेटिव इफेक्ट क्या था कि अब आपको इन क्वेश्चनों में सिर्फ ये पता था कि आपको जो फोकस करना है वो सिर्फ प्रेपोजिशन पे करना है, लेकिन नेक्स्ट टाइम आपका लक इतना अच्छा नहीं होगा। मिसलिनियस क्वेश्चन होंगे जिसमें कि प्रेपोजिशन के, क्वेश्चन टैग के, आर्टिकल के, ओवरऑल टाइप क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। तो इसी मंच पर यही क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन तैयार किए जाएंगे। तो ऐसे ही क्वेश्चन को न्यू ट्रिकी मेथड से सीखने के लिए जुड़ते रहिए सफलता गुरु के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।